अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेसरवाम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, बजट 2020 और 21 की आमद है। हुकूमत के लिए मुआशी चैलेंजेस का सामना है, वहाँ बजट भी लाना है। बजट कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साजिद मीर साहब। आपका ताल्लुक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है और सदर हैं कस्टम क्लियरेंस एजेंट एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं अमर कदीर साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं और चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइजर एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं मैडम आयशा काजी साहिबा, आप साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार की। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। टैक्स रिटर्न्स नहीं जमा होंगी, टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? अगर आप ये समझती हैं हुकूमत को 4 या 5 हज़ार अरब का जो बजट है वो आमदनी के टैक्स की वजह से इकट्ठा होता है तो आप गलत सोचते हैं। एक्चुअली मुल्क में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस पे एट सोर्स टैक्स लेने से मुल्क चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स जो है वो शायद हुकूमत लेना नहीं चाहती प्रॉपर तरीके से। कहने की बात यह है कि हुकूमत को फौरी तौर पर इनकम की असेसमेंट्स और इनकम के जो ऐसी प्रोविजन जिसमें कन्फ्रंटेशन एंड लिटिगेशन विद द टैक्स पेयर है वो ख़त्म कर दी जाएँ, डिस्क्रिशंस ख़त्म कर दी जाएँ और इसके साथ एट सोर्स टैक्स जो है वो ट्रांजैक्शन की स्टेज पे लगा दिया जाए। वो पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकता, वो साहब पैसे ले नहीं सकते जब तक कि लाइसेंस लें FBR से और उस लाइसेंस के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्ड करवाएं। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के बगैर पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो सकता और साथ ही उस इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर को FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। वो कोई भी चीज़ जो आप मुल्क में बेचें उसकी रसीद काटे बगैर, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर पे रसीद काटे बगैर कोई सेल नहीं हो सकती और उसके ऊपर एट सोर्स टैक्स जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स मिला के कंप्यूटर पे ले लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर के साथ ही ले लिया जाए। ये आपके पाकिस्तान की बका इस निज़ाम में है, इसी निज़ाम में आपकी टैक्स कलेक्शन होगी, इसी से आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। एक तो विद होल्डिंग टैक्स को या तो बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो जब भी हम विद होल्डिंग टैक्स कटवाते हैं तो वो जो भी वेंडर होता है वो उस पर चार्ज कर लेता है पैसे और जो कंज्यूमर पे बर्डन पड़ता है उसका। अच्छा, उसमें हमने उनको प्रपोजल दिया था कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप या तो इसको ख़त्म किया जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपने इसको करना भी है तो इसको यूनिवर्सली 1% कर दिया जाए तमाम को। दूसरा था हमारा उस इनकम टैक्स का, टर्नओवर टैक्स का हमने इनको प्रपोजल दी थी जी। तो ये करंटली अभी वो 1.5% पे है, लेकिन हमारी प्रपोजल ये है कि उसको मैक्सिमम 0.5% किया जाए। तो ये हमारी दो मेन इसमें वो है। बाकी तो हम सारे ओवरऑल ताजर कहते हैं कि जो सेल्स टैक्स को जो है ना वो सिंगल फिगर में लेके आया जाए, वो कोई भी वो गवर्नमेंट उसको डिसाइड कर ले। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इसको बजट को जो है बनाया जाए। सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए और उसके बाद हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री का स्टेटस देना चाहिए। जिस तरह हमारे जो बाकी 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं तो उनको जो कंसेशंस मिलती हैं, जिस तरह गैस के रेट और बत्ती के रेट में, हमें भी वही मिलने चाहिए, क्योंकि हम टेक्सटाइल्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं पाकिस्तान में। तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि राइस हार्वेस्टर्स पे कोई सब्सिडी अनाउंस की जाए ताकि पाकिस्तान में हम राइस हार्वेस्टर्स से हार्वेस्ट करें और 15 से 20% क्रॉप को बचाएं। वेरी सिंप्लीफाइड सिस्टम होना चाहिए। दे शुड नॉट बी के हज़ारों किस्म के कई 100 किस्म के टैक्स हैं या मैकेनिज़म्स हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन सिंपल होगी तो बढ़ेगी भी एज रिजल्ट, मैं बिलीव करता हूँ। इसके अंदर आप अगर सब कुछ लॉकडाउन करके बंद कर दोगे तो आपके जो मेजॉरिटी लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास हैं वो डेली वेजेस पे गुजारा करते हैं, तो उनकी आमदनी बंद होगी तो वो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो ये ज़हन में रखते हुए शेख इरफान इकबाल साहब ने भी पुश किया है कि खोला जाए सब कुछ। बजट के ऊपर ख़ास तौर पे जो ये अब बड़ा क्रूशल टाइम आ गया है हमारा बजट पे, दे नीड टू फोकस ऑन increasing our exports और welfare of the lower middle class and lower class। लोग ये चाह रहे हैं कि हमें मज़ीद रिलीफ मिला जाए और इस बजट में छोटे ताजरों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब भी इस बजट में ख़ास तौर पर ये ख्याल रखा जाएगा कि छोटे ताजरों को आज ज़रूरत है, ये असासा है इस मुल्क का और इनकी वजह से ये मुल्क का सारा निज़ाम चल रहा है।
آج یہ زوال پذیر ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ریلیف دیں اور ٹیکس جو مرات ہیں وہ دیں، اور تاکہ یہ اپنے کاروبار کو صحیح طریقے سے، اگر یہ چلائیں گے، ان کا کوئی چلے گا تو حکومت کو پیسہ آئے گا، اور جب یہ چلے گا نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کسی بھی طریقے سے یہ حکومت کو پیسہ دے سکیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کوئی نیا ٹیکس قوم پر مسلط نہ کیا جائے، اور بلکہ جو پہلے سلسلے چل رہے ہیں اس پہ بھی ریلیف دی جائے۔ جی میڈم، بجٹ 2020 اور 21 بھی آنے والا ہے، جون کے پہلے ہفتے میں آمد ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس دفعہ بجٹ کیسا ہوگا؟ کیونکہ حکومت کو پہلے ہی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوبی صاحب، اس دفعہ بجٹ کو تو یقیناً کرونا نے بہت زیادہ چینج کر دیا، کیونکہ سیٹ اپ ہی بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے۔ پرپوزلز یا آئیڈیاز جو بھی گورنمنٹ کے پاس تھے یا ہم لوگوں کے پاس تھے، یقیناً یکسر وہ چینج ہو گئے ہیں۔ جی جی، تو اب تو بجٹ جو لانا ہے اس پہ کسی نئے ٹیکس کے آنے یا لگائے جانے کی تو امید بھی نہیں رکھی جا سکتی اور ہونی بھی نہیں جی چاہیے، جی، بلکہ جو پہلے ٹیکسز ہیں آلریڈی ان میں کیا کمی کی جائے، کیسے کی جائے، پرپوزل تو مینلی یہی بیس کر رہے ہیں اس وقت۔ بیسک بات یہ ہے کہ میرے ذاتی خیال میں کہ ایک جو سسٹم ہمارے پاس پہلے چلا کرتا تھا جی جی، کہ ہم یہ کہتے تھے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ میں جائیے، تو سیلف اسیسمنٹ کے لیے اتنے % اگر آپ انکریز کر دیتے ہیں ٹیکس تو پھر آپ کو آڈٹ نہیں ہوگا یا آپ کا اس میں نہیں آئے گا کیس۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ایسا وقت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکیں، کسی بھی ٹیکس پیئر کے ساتھ کوئی بھی ہارش وے اڈاپٹ کر سکیں، یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت، کیونکہ سروائیو کرنے کے لیے پھر بھی لوگوں کو 1 سال ایٹ لیسٹ چاہیے ہوگا کہ جو سسٹم سب بیٹھ گیا ہے اس کو پھر اٹھانا ہے اور اس سے آگے چلانا ہے۔ فکس ٹیکس کی طرف جانا چاہیے ہمیں۔ فکس ٹیکس تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ جیسے لاسٹ ایئر اگر میں نے 1000 پے کیا تو اس پہ 20%، 30%، واٹ ایور گورنمنٹ جو سمجھتی ہے وہ اتنا انکریز کر کے اگر میں ٹیکس پے کر دیتی ہوں تو مجھے نہیں دے دیں ان کو۔ آپ کہہ رہی ہیں اتنا ٹیکس تھوڑا سا بڑھا کے آڈٹ سے استثنا دے دیں۔ ایگزیکٹلی، جو بھی اتنے % بڑھا دے گا اس کو سیلف اسیسڈ ہی کنسیڈر کیا جائے اور وہ کیس آڈٹ میں نہ لائے جائیں۔ جی جی، اور اس کے علاوہ جو آڈٹ سے ریلیٹڈ آلریڈی جو آڈٹس وغیرہ چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کا جو ایک سٹائل FBR نے بنا رکھا ہوا ہے کہ اٹیچمنٹس کا اور سیل وغیرہ کیے جانے کا، اس پہ بھی اس وقت ہاتھ نرم رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ دونوں ہی بری طرح ڈیمیج ہوں گی، ساری دنیا کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو اس چیز کو کور کرنے کے لیے ہمیں آلریڈی جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں انہیں فلی ریلیف دینے کی ضرورت ہوگی، کم از کم اس 1 سال میں اس میں ریلیف رکھنی چاہیے۔ عامر قدیر صاحب، پورے سال میں ویسے تو حالات نارمل ہی رہے ہیں، لیکن CNAC کی شرط کا شور رہا، تاجر سراپا احتجاج رہے، اب ریٹیلر کے لیے اسکیم آ گئی، اب تعمیراتی شعبے کے لیے بھی اسکیم آ گئی، اب بجٹ بھی آنے والا ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ابھی فی الحال تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو اس سال کا بجٹ ہے کہ اس میں ہم کس حد تک سکسیسفل ہوئے ہیں۔ یہ 2-4 ماہ کے اس کے یہ 5,550 ارب روپے کا ہم نے ہدف رکھا تھا، اس کو ریوائز کیا 5208 ارب پہ آ گیا، لیکن جو اب جو میرے پاس ذرائع سے فگر ہے، یہ پچھلے سال ہم نے 4000 ارب روپے اکٹھا کیا تھا، اس سال بھی اتنا ہی ہوگا، جو کیونکہ 10 ماہ میں 3408 ارب روپے FBR نے ٹیکس کلیکشن کی ہے، 10 ماہ میں، 2 ماہ پیچھے ہیں۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو 9 ماہ کی کارکردگی تھی وہ کیا تھی، اور آگے 3 ماہ کے اندر ہمارے پاس کتنا کا ہم اس کے اندر ریونیو جنریٹ کر پائے ہیں، کس طرح کے حالات 3 ماہ میں رہے، الٹیمیٹلی انہی کا ایفیکٹ آگے جا کے ہمیں نظر آنا ہے۔ جی جی، ایسے ہم نے ایک طرف تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے حکومت کو چلانا ہے، جی جی، دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہمارے لوگ اس وقت جس مصیبت میں ہیں ان کو کیسے ہم نے سنبھالنا ہے۔ جی جی، پھر ایک اور اس کے اندر بات ہوتی ہے کہ ہم نے تیسرا یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو لوگ اس کے اندر مافیا بن کے اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے۔ اس وقت ٹیکسز کا بوجھ کم کر دیا جائے، ان کے ریٹس کو ریڈیوس کر دینا چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایگزیمپشن کی جو لمٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا بڑھا دینا چاہیے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے جی، زیرو اس کو ریٹڈ بڑھا کے دینا پہلے چاہیے۔ ایگزمپشن اس ختم کی تھی. کو بڑھانے سے کیا ہوگا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اگر ہم 12 لاکھ انکم ہے یا 15 لاکھ انکم کے اوپر یا 20 لاکھ انکم کے اوپر لے جاتے ہیں، تو ہوگا کیا کہ 20 لاکھ انکم کو جو لوگ بڑے سرمایہ دار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ ٹرن اوور کو اویل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو وہ انکم کو جنریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ظاہر ہے اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق ان کو پراپرٹیز بائی کرنی ہے یا بزنس کو فلورش کرنا ہے یا ادر بزنس ایکٹ انہوں نے لینا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ جب انکم کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو ٹرن اوور بھی تھوڑا سا الٹیمیٹلی شو کرنا پڑتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز بھی ہمیں نظر آئیں گی، باقی ساری چیزیں میں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بلاک ہوا ہے، جو لوگوں نے رکھا ہوا ہے، وہ اس کو سامنے لائیں۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو پیسہ لوگوں کے پاس گھروں میں لوگوں نے کرونا کے ڈر کی وجہ سے جو سیکیور کر لیا ہے، لوگ مارکیٹ میں نہیں لے کر آ رہے ہیں، بزنس میں نہیں لگا رہے ہیں، ان کا باہر نکالا جائے، 111 سے ان کا خوف ختم کیا آپ جائے۔ چاہتے ہیں جو 111 سیکشن ہے وہ سب کے لیے اس استثنا دے دینا چاہیے، کوئی سورس نہیں پوچھا جائے گا، انکم کا کوئی نہیں پوچھا جائے گا، استثنا نہیں دینا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ استثنا بالکل ہی ان کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے یا اس طرح سے کرنا چاہیے، لیکن ان خوف تو جب بھی دور ہوگا، ان کا خوف دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے، ضرور ان کو بنانی چاہیے۔ ساجد میر صاحب، کیونکہ آپ کسٹم سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کلیکٹر ایجنٹس بھی ہیں، آپ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، بجٹ بھی آنے والا ہے، آپ کیا صورتحال ہے اور کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے اب ہوتا 2 ماہ سے آلموسٹ جو ہے پاکستان کی پوری ٹریڈ اور انڈسٹری جو ہے نا اس وقت لاک آؤٹ میں ہے، جی لاک ڈاؤن ہے، کاروبار نہیں چل رہے، ساری پروڈکشن رکی ہوئی ہے، جی تمام مارکیٹیں بند ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ کی جو رول آن تھا وہ ختم ہوا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی بندہ کسی جگہ بھی پیسے کی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا۔ جو کارگو آپ نے جو فرمایا جو رکا ہوا تھا، ظاہر ہے دنیا میں کسی جگہ پہ ایئر کارگو سروسز اس وقت نہیں چل رہی تھی، اب تھوڑی سی سٹارٹ ہوئی ہے۔ شروع میں انہوں نے جو ہے کارگو جہاز بھی بند کر دیے تھے اور پیسنجر تو اب تک بند ہے، بڑی اسپیشل فلائٹ کوئی چلتی ہے تو چلتی ہے، لیکن وہ کارگو لے کے نہیں آ رہی ہیں۔ تو ابھی آہستہ آہستہ تھوڑا سا شروع ہوا، چائنا سے، بینکاک سے، دبئی سے، مختلف لیکن ان کا تو قانون ہے 30 دن تک کارگو پڑی رہی تو 30 دن کے بعد قانون بدل جاتا ہے ان کا، پھر وہ چیز پھر دوبارہ آرڈر لینے پڑتے ہیں۔ وہ جو ایکچولی جو ڈیٹینشنز ہوتی ہے، پورٹ کی جو چارجز ہوتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں، جو ڈینجرس کارگو ہے اس کے لیے کچھ قوانین ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو دوبارہ جو لیب ٹیسٹ ان کے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وہ ایکسپورٹ کے لیے الاؤ کرتے ہیں۔ جو ریگولر کارگو ہے اس کے لیے ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کہ دیکھیں ابھی ہمارے جو نا بہت ساری جو آئٹمز ہیں، نیکسٹ بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو بجٹ میں سروائیول کس طرح ہے۔ جی ساجد صاحب، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں۔ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ساجد صاحب، جی پلیز، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ہمیں 2 ماہ کے بعد بجٹ بھی ہے، ٹھیک ہے جی، ہمارے ٹارگٹس بھی پورے نہیں ہونے جا رہے، ایون جو لاسٹ ایئر ہمارا جو 4000 ارب کا ٹارگٹ تھا شاید ہم وہ بھی پورا نہ کر پائے اس سال۔ 2 ماہ سے تمام کاروبار بند ہے، کوئی ڈیوٹی ٹیکسز جمع نہیں ہو رہے، امپورٹ کلیئرنسز بند ہے، شپمنٹس نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی جو ہے پہلے چائنا میں چھٹیاں تھیں ان کے نیو ایئرس کی، اس کے بعد وہاں پہ کرونا کا ایشو ہو گیا، 1 ماہ وہ بند ہو گیا۔ جیسے وہاں پہ کام سٹارٹ ہوئے تو پاکستان میں کرونا کا ایشو ہوا، یہاں پہ ساری ٹریڈ اور انڈسٹری یہاں بند ہو گئی۔ تو ہم لوگ 3-4 ماہ سے جو نقصان کر رہے ہیں، جو ساری ٹریڈ بند ہے، ٹریڈ پروڈکشن بند ہے، امپورٹس نہیں آتی، تو ریونیو ٹارگیٹ اچیو کرنا ناممکن سی چیز ہو گئی ہوئی ہے۔ ہاں، اب ہم سروائیول کس طرح ہے ہمارا؟ جی ہماری بہت ساری جو پروڈکٹ رینج ہے نا وہ اس وقت اسمگلرز کے قبضے میں ہے۔ آپ کی تمام کاسمیٹک آئٹمس، آپ کی پرفیومری آئٹمس، آپ کی واچز، آپ کے پرفیومری آئٹم جتنی ہیں وہ والی، ٹھیک جی، ٹائر، ٹیوبس، یہ ساری، ایون الیکٹرانکس کی جتنی آئٹمیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کی کچن الیکٹرانکس ہے وہ والی، یہ سب اب اسمگلنگ کی طرف جا چکی ہوئی ہیں۔ افغان ٹرانزٹ جس میں پہلے سال کا کوئی 10,000 کنٹینر تھا، آج وہ بڑھتے بڑھتے 40,000 کنٹینر تک چلا گیا،
लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि जी आप अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन जो है वो देखें कितनी है, उनकी पर हेड इनकम कितना है, और उनकी टोटल इम्पोर्ट आप मुहैया करें कि वो कितनी जा रही है, कि वो इतनी इम्पोर्ट आफ्टर कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनके पास इतना कंजम्पशन नहीं है, एंड वो पाकिस्तान में ही शिफ्ट हो रही है सारी, वो सारी स्मगल होकर रिवर्ट बैक होती है, पाकिस्तान में आती है। हमारा टैक्स जो ना वो लॉस होता है। एक जो ट्रांजिट का जो एक कंटेनर है उसके ऊपर 12 से 14 लाख रुपए खर्च आते हैं, जो अफगानिस्तान से वापस पाकिस्तान के किसी भी शहर में वापस पूरा कंटेनर पहुंच जाता है। हमने बोर्ड FPR को कुछ अर्सा पहले भी ये प्रपोजल दिया कि आप या तो आप फिक्स टैक्स की तरफ आ जाए, आप एक कंटेनर के ऊपर 15 से 20 लाख रुपए टैक्स फिक्स कर दे। ठीक है। आप यकीन करें जो आज 4,000 अरब इकट्ठा नहीं हो रहा है, ये 4 से 14,000 अरब पे जा सकता है। आप कितनी रेवेन्यू आपका इतनी, अगर स्मगलिंग रोक ले, आप ये ट्रांजिट को रोक ले, ये स्मगलिंग रोके, और आप अपना टैक्स जो रेशो है अब टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएं और टैक्स के रेट ऑफ ड्यूटी जो है उनको मिनिमाइज कर लें। ठीक है। अब आपने 20% कस्टम ड्यूटी रखी हुई है, 40% ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी है, ये जुल्म है। आप ड्यूटी की मद में 60% ले रहे हैं, ओवरऑल टैक्सेस आप इकट्ठे करेंगे तो ये मोर देन 100% चले जाएंगे। जी जी। समटाइम ये 105% तक चले जाती है। ठीक है। इसमें 40% रेगुलेटरी ड्यूटी है, फिर सेल टैक्स है, फिर एडिशनल सेल टैक्स है, फिर इनकम टैक्स है। ये जुल्म है कौम के साथ, इस मुल्क की ट्रेड और इंडस्ट्री के साथ ये जुल्म है, इतने बड़े टैक्सेशन जो है, इसलिए इंपोर्ट कम की जा रही है, इसलिए इंपोर्ट कम है, और ज्यादा जो गुड्स है वो स्मगलिंग की तरफ नुकसान तो होती जा रही है। है। नुकसान तो ऑब्वियसली मेरे मुल्क का हो रहा है। जी जी। ठीक है जी। वो रुपया पैसा किसका है? वो मेरा है, आपका है, हम टैक्स पेयरों का है। जी जी। हम जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, हमारी गर्दन को तो दबोच लिया जाता है, और जो टैक्स नहीं पे कर रहे वो अय्याशी करते हैं, वो स्मगलिंग में चले गए, वो स्मगलिंग करवा रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। हम लोग सारी जिंदगी मेहनत करके जो हमने कमाया था हम नुकसान कर रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर होता है ना, वैसे तो सजा साहब कुछ नहीं सर। ऑब्वियसली ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथों से सिर्फ तो वो पंजाबी कितने चपेट ही बजती है। बिल्कुल ऐसा। जी जी। लेकिन आप जब तक आप अपना टैक्स का निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे, आप अपनी पॉलिसीज जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, आप कभी भी ना तो तरक्की कर सकते हैं, ना आपका सर्वाइवल है आने वाले वक्त में। कोरोना ने पूरी दुनिया की सूरत हाल चेंज जी जी बिल्कुल कर दिया। मैडम, जिस तरह साजिद साहब ने बड़े तफसील से बताया, आप क्या समझते हैं जो इनकम टैक्स जो हमारे कवानीन है वो कोई रोकथाम कर सकते हैं ऐसे कवानीन पर जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा? अगर उन पर अमल दरामद हो जाए तो कोई बेहतरी की तरफ कदम हो, या बजट आने वाला है इसमें ऐसा कोई कानून लाया जाए जो स्मगलिंग को रोका जा सके, टैक्स चोरी को रोका जा सके? यूपी साहब, साजिद साहब ने जो बात की वो काफ़ी हद तक वही बात है जो मैं पहले आपके प्रोग्राम में भी कह चुकी हूँ कि जैसे गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है वो कैलकुलेट नहीं कर रहे होते कि एक्चुअली जिस बंदे को टैक्स लगा रहे हैं शायद वो 100% ही उससे ले रहे हैं, ये एटलीस्ट 95% तक तो वो टैक्स ही से ले रहे हैं, और वो उस बंदे को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी अर्निंग के लिए कोई सेकेंड ऑप्शन रखे। जी जी। तो ये बिल्कुल है। इसकी कैलकुलेशन की सबसे पहली तो बात ये है कि जो भी टैक्स किसी एक पे लग रहे होते हैं उन सबको टोटल रख के उसको चेक करना चाहिए कि आप कितना % लगा रहे हैं। यकीनी बात है कि उस लाइन को सीधा किया जाए ताकि लोगों को हम करप्शन की तरफ ना लेके जा सकें। जी जी। तो ये तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं कि अब ये जैसे मैंने कहा कि ये कोविड पीरियड जो है ये एक अदरवाइज सिनेरियो है जिसके लिए सारा ही सेटअप डिफरेंट होगा, जिसके लिए हमें कोई भी टारगेट शायद हम नहीं रख सकते। जी और जी। जो पिछला टारगेट है अचीव भी इस वजह से नहीं किया जा चुका। जी जी। तो अब देखिए, इस वक्त ने हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाई है वो ये है कि ऐसा कोई भी पेंडेमिक हो, कोई भी क्राइसिस कभी भी दुनिया पे आ सकता है जिसकी वजह से आप टोटली कोलैप्स में ओवरऑल वर्ल्ड जो है वो एक बहुत रिसेशन में जा सकता है। जी जी। तो इसके लिए तो सरवाइव शायद ऐसे हालात में वो मुल्क कर सकते हैं कि जिनके पास 2-3 अपनी इंडस्ट्रीज हों। जी जी। देखिए, ये वो हालात हैं कि जिन हालात में अगर मेरे पास लाखों करोड़ों भी होंगे तो मेरे किसी जानने वाले को इलाज के लिए जाना हो, जहाज भी चार्टर करके जाना चाहे किसी दूसरे मुल्क में, वो नहीं जा सकता क्योंकि जहाजों को जाने की इजाजत नहीं। जी। ऐसे वक्त में आपका अपना हेल्थ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये इस
कोरोना ने हमें ये सिखाया और बताया है बहुत कि से हम सबक हेल्थ दिए। वाइज जी, कितने जी। पीछे हैं। जी जी तो बहुत जरूरी ये है कि इस बजट में बहुत ज्यादा जो देखा जाए वो हेल्थ सेक्टर को देखा जाए। उसके बाद वो लोग सरवाइव कर सकते हैं जो खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं। जी। अब हमारी गुड लक है कि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, जी जी सारी दुनिया से भी हम कट जाएंगे तो हमारी जमीन हमें देती जाएगी, और ये हमारे है लोग भी उसमें हकीकत, पल पूरी सकते हैं। दुनिया में वाद मुल्क है पाकिस्तान, अगर इसके चारों तरफ बाउंड्रीज लगा दी जाए तो जी, ये तब सर्वाइव कर भी सकते हैं। सरवाइव कर सकते हैं। तो हमें इस वक्त सबसे ज्यादा एम्फसाइज अपना हमारा जो है वो एग्रीकल्चर होना चाहिए। हमें इन हालात में एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करना जी, चाहिए जी। और उन पे लगे हुए टैक्सेस को कम करके जी एक तो बहुत बड़ी बात ये है कि वापस हम एग्रीकल्चर की तरफ लोगों को लाएं। ज़राअत को हम जब एग्रीकल्चर की एडवांस तरफ से करेंगे, पहले कौन सा टैक्स आता है? जो जिनके टैक्स एग्जम्पशन है वो देखिए भी जी, दूसरे फायदे मैं उठाते कह हैं रही हूँ लोग। इस वक्त जी, जी। आप टैक्स की मद में ना देखिए, जी, आप जी। ये ना देखिए जहां हम ये कह रहे हैं कि जी आप फिक्स टैक्स की तरफ आए, या फिर आप ये है कि सेल्फ असेसमेंट ही पर रहने दें, ऑडिट्स में ना जाएं। तो हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि ये एक बेशक थोड़ा सा पीरियड है, लेकिन इस पीरियड का इफेक्ट बहुत लंबा है। जी, तो जी। उस वक्त को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप ये देखें कि खुदा ना खास्ता, अब आप देखिए हमें अपने बॉर्डर्स पे कोई सुकून नजर नहीं आ रहा। जी, जी, हमें जरूर। नजर आ रहा है कि भारत ने छेड़छाड़ रखनी है और ये बढ़ भी सकती है। जी, जी। इसका बढ़ना जो है वो इस वक्त में, जिस वक्त सारी दुनिया ही क्राइसिस में है, जी, जी। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको दूसरी दुनिया से अच्छे फंडिंग मिलेगी, ये नहीं होगा। जी, जी। आपको कर्जे भी लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जी, जी। तो आपने अपने यहाँ से प्रोडक्शन करनी है, तो ज्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत खर्च करें। अपने उससे जब आप मैन्युफैक्चर पे ध्यान दें। जी, उसको जब आप उसमें एक तो आप एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा वापस अपने गाँव की तरफ ले जा सकते हैं, जो शहरों में सब लोग आ गए हैं जी, कि एग्रीकल्चर के हालात बुरे हैं। जी। एग्रीकल्चर के बगैर गुजारा नहीं है, वो हर मुश्किल वक्त में आपका सबसे बड़ा सहारा है। जी, जी। एग्रीकल्चर, उसके बाद हेल्थ। ये वक्त जो है, देखिए मैं ये समझती हूँ इस वक्त जैसे गवर्नमेंट ने वर्ल्ड ओवर पेट्रोल सस्ता हुआ है, जी, जी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को पेट्रोल सस्ता करना चाहिए था, जी, जी। क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं चल रही है कि जिसको पेट्रोल चाहिए है। जी, जी। तो हम ये नहीं कह रहे कि कहीं से बचत हो रही है। हम एक तरफ से लोगों को चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में रखें, तो उसका एक शायद बहुत अच्छा जरिया ये हो सकता था कि पेट्रोल महंगा है, खामखा कोई नहीं निकलना चाहेगा। जब आप पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लॉकडाउन में नरमी ला रहे हैं, ईद जी, के जी। दिन करीब आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हर शख्स सोचता है चलो पेट्रोल भी सस्ता है, चलो पिंडी चलें, चलो जी, मरी सही चलें, बात। चलो पेशावर ये चलें। आवाम को यानी- खुद निकालने हाँ के लिए जी, काम- आप जी, जी। खुद बाहर निकाल रहे हैं। तो इस वक्त जो आप पेट्रोल की मद से पैसे बचा सकते थे, जी, जी। ये पैसे बचा के आप अपना टैक्स, इस जाहिर बात है टैक्स की मद में ये बढ़ेगा ना, जी, जी। इस रेवेन्यू को आप प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं। एहसास प्रोग्राम में जैसे आपने रखा है उस तरफ डाल सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ये इस्तेमाल कर इस वक्त सकते हैं, हमें जो और करनी भी चाहिए। इन हालात के मुताबिक देख के हमें लेकिन चलना पेट्रोल का तो चाहिए। आम आवाम से ताल्लुक था। आमिर कदीर साहब, जो विद होल्डिंग का सिस्टम है, जो हमारा निज़ाम है, टैक्स का निज़ाम है, इन डायरेक्ट टैक्सेस की हम तरफ बहुत 85% हम जा चुके हैं उस तरफ। ऐसे में जब यह बजट आ रहा है, इसमें कोई हुकूमत तब्दीली ला सकती है, इस चेंजिंग को ला सकती है जो इनकम टैक्स की तरफ आया जाए? देखें, जहाँ तक पेट्रोल की बात है, इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं ना, तो उनको अवाम को भी जवाब देना होता है। अब हर तरफ अवेला किया जा रहा है। पहले इमरान खान साहब शोर मचाते थे खुद से कि जी ये पेट्रोल ऐसा सस्ता आवाम के मालवी लिए हुआ है। मंडी जी, में, जी, और जी। इस तरह से सारी दुनिया में भी यही मामला है। वो लोग क्यों सस्ता दे रहे हैं? क्योंकि जी, जी। उसकी वजह ये है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हाँ, मजबूरी है उसको सेल आउट करना। तो सारी दुनिया तो मतलब इसी फार्मूले पे चल रही है ना, तो जी, उसको जी। कर लेना चाहिए। अगर आवाम को इस मुश्किल दौर के अंदर चलो किसी भी सेंस में अगर आप रिलीफ देते हैं तो वो थैंकफुल होती है। उन्होंने फिर दोबारा भी आना होता है, लोगों की जुबानों को भी बंद करना होता है। सोशल मीडिया आजकल आपको पता है कि पहले लोगों को हुकूमत के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात करने के लिए 4 लोग इकट्ठे करने पड़ते थे, अब इकट्ठे नहीं करने पड़ते। अब मोबाइल पकड़ते हैं, उठा के अपनी जो भी आपके दिल में आता है वो आप कहना शुरू कर देते हैं। जी, जी। बाकी रही बात जहाँ तक आपने कही है कि जी अपना जो ये विद होल्डिंग और ये सारे अपना मामला था, देखें इनकम टैक्स का जो ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि इनकम टैक्स के अंदर तो विद होल्डिंग वाला और ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको कम करना चाहिए, इसको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। इनकम का मतलब क्या होता है जी। कि आफ्टर जो भी आपके एक्सपेंसेस जी, आपने source है। ट्रांसमाइज करने के बाद वो सेल्स से एक अलग चीज़ है, बाकी चीज़ें अलग होती हैं आप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर
ہمیں 85% اب تو پتہ نہیں کہاں پہ کتنا، اب 10-15% کے لیے یہ سارے کی ساری FBR اور یہ جتنی بھی ہیرارکی ہے آج ود ہولڈنگ کو بند کر دیا جائے، وہ ایڈوانس ٹیکس کو ختم کر دیا جائے، 15% کی ریمیننگ اس کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے، جس کے اندر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 85% اگر یہ ود ہینڈ کر لیتے ہیں تو 85% یہ خود بھی جو انسان ہے اس کو وہ کر دیتے ہیں۔ ساجد صاحب، کون سے ایسے ٹیکس ہیں جو ختم ہونے چاہیے اور کون سے ایسے سیکٹر ہیں جن کو ٹیکس میں رعایت ملنی چاہیے؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں۔ ناظرین، چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ساجد صاحب۔ جی سر، دیکھیں سر، میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ کراچی پورٹ کے بعد نا ڈرائی اپ کنٹری پہ ہر شہر کے اندر ڈرائی پورٹس ہیں، ملتان، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، پشاور، ٹھیک ہے جی۔ گورنمنٹ نے سیس ٹیکس کے حوالے سے جو ہے ایک ٹیکس لگایا تھا 2015 میں، ٹھیک، جو کہ 1.15% ہم سے وہ سندھ گورنمنٹ، جب ہماری گوڈز کراچی لینڈ کرتی ہیں وہاں پہ مینیفیسٹ ہوتے ہیں جہاز، تو وہاں اگر میں کراچی سے کلیئر کروں، اس کے ڈیوٹی ٹیکس کراچی میں جمع کر دوں، تو مجھے 1.15% سندھ ایکسائز یا سندھ سیس ٹیکس کے حوالے سے مجھے وہاں پے کرنا پڑتا ہے۔ وہی گوڈز اگر میں کسی بھی اپ کنٹری ڈرائی پورٹ پہ شفٹ کرتا ہوں، جسے ٹرانزٹ پرمٹ بولتے ہیں، ہم TP بولتے ہیں، TP کر کے میں وہ گوڈز کو لاہور ڈرائی پورٹ پہ لے کے آ رہا ہوں، تو مجھے 1.15% سندھ گورنمنٹ مجھ سے وہ ٹیکس چارج کرے گی۔ جب یہاں پر آ کے میں اس کے ڈیوٹی ٹیکسز جمع کراؤں گا اگینسٹ گوڈز ڈیکلیریشن، تو مجھ سے 0.9% دوبارہ وہی سیم ٹیکس پنجاب گورنمنٹ بھی لے لے گی۔ اس پہ ہم نے بہت شور کیا کہ یہ ڈبل ٹیکسیشن کا نظام، یہ ظلم کا نظام ہے، اس کو ختم کرے، جس میں اس وقت فائنانس منسٹر تھی عائشہ گھوس پاشا صاحبہ۔ ہم نے ان کے ساتھ بہت ساری میٹنگیں کی، ہم نے ان کے چیئرمین صاحب سے بہت میٹنگیں کی، فیڈریشن آفس بلا کے، ان کے آفس جا کے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ انہوں نے ختم نہیں کیا۔ اچھا، اب جب جیسے ہی یہ کرونا کا ایشو ہمیں اسٹارٹ ہوا پچھلے 2-3 ماہ سے، تو ہم نے دوبارہ پنجاب ریونیو بورڈ کو اپروچ کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ جی یہ ڈبل ٹیکسیشن کا نظام آپ ختم کریں، یہ ظلم ہے۔ ابھی انہوں نے صرف 30 جون تک بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے وہ چھوٹ دی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ انہوں نے اس کو ویور کر دے دیا۔ اب یقین کریں کہ ہماری جو پر ویک یا پر منتھ جو ایوریج تھی کنٹینرز لاہور شفٹ ہونے کی، وہ پہلے سے 300% زیادہ ہے۔ اگر میرے پہلے 100 کنٹینر لاہور ڈرائی پورٹ پہ آتے تھے، تو آج وہ 400 کنٹینر ہے۔ صرف 0.9% پنجاب گورنمنٹ کو وہ جو ڈبل ٹیکس دے رہے تھے اس کو ویور کرنے کے بعد، ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو تب بھی کہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ میں آپ آگے اب جو ٹریڈ اور انڈسٹری ہے اس کا گلا مت کاٹیں۔ صحیح ہے۔ ہر گورنمنٹ جو ہے اپنے وہ ٹیکس وصولیاں کرنی شروع کر دی، آج یہ گنڈا گردی ٹیکس ہے۔ سندھ گورنمنٹ بھی ہم سے زبردستی لے رہی ہے، وہی سیم ٹیکس پنجاب گورنمنٹ بھی لے رہی ہے۔ 1.9% ٹیکس ختم کرنے سے یہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی کتنی بڑی تو آ رہی ہیں، شاید ان کو جی اللہ کرے جی تبدیلیاں آئیں، کچھ تھوڑے سا جان سوکھی ہو جائے۔ اب سیکنڈ جو آپ کا کوشچن تھا کہ کن کموڈیٹیز کے اوپر ٹیکس ریشو جو نا کم ہونا چاہیے۔ جی جی دیکھیں سر، جو تمام وہ را مٹیریلس جو ہماری انڈسٹری جہاں پہ آلریڈی ہے، را مٹیریل سے ہم لوگ فنش آرٹیکل پاکستان میں مینوفیکچرنگ کرتے ہیں۔ را مٹیریلز ہم نے خود لکھ کے بھی پرپوزل بھیجا ہے FBR کو کہ را مٹیریلز تمام جو ہے نا ان کو 0 ریٹنگ پہ لے کے جائیں آپ، ٹھیک ہے، 0 رجیم را مٹیریل کے دوبارہ آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ را مٹیریل کے بعد ہمارے آتے ہیں کمپوننٹ، سب کمپوننٹ۔ جی 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 کمپوننٹ سب کمپوننٹ جو ہے نا اس پہ بھی ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے بہت سارا، پھر وہ فنش آرٹیکل بنتا ہے، تو اس کو آپ 3 to 5% کی رینج میں رکھیں، ٹھیک ہے، کیٹیگرائز کریں نا جن چیزوں کو۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ گئی سیمی جو فنش آرٹیکلز ہیں، جو ان اسمبلڈ چیزیں ہیں، ان کو آپ میکسیمم جو ہے وہ آپ 10% تک لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، جو فنش آرٹیکل ہے وہ ٹھیک ہے 20% ریٹ آف کسٹم ڈیوٹی، اس سے نیچے ہم جا نہیں سکتے، ہمارے پاس جو نا کچھ تھوڑی انٹرنیشنل پرابلمس بھی ہیں کسٹمز کی، لیکن اس کے ساتھ جو 40% ریگولیٹری ڈیوٹی ہے وہ ظلم ہے۔ جی جی RD جو نا وہ میکسیمم جو اس کا ریٹ ہونا چاہیے وہ 10% ہونا چاہیے RD کا۔ ہاں جی، ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے
ठीक है ना, वो जो कुछ आइटमों पे तो जरूरी भी नहीं है। जी जी अच्छा, रेगुलेटरी ड्यूटी जो होती है ना वो हमेशा के लिए नहीं होती, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड्स के लिए होती है। जब गवर्नमेंट कभी किसी मजबूरी में आके फंस जाए तो उस वक्त गवर्नमेंट जो है ना वो रेगुलेटरी ड्यूटी जो है ना वो लगाती है, करती है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको ख़त्म होना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ 4-5 साल से रेगुलर वो चलती आ रही है, हर साल जो है ना वो रेगुलेटरी ड्यूटी ऐसी चल रही है। जी जी ठीक जी, वो हमने रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को कि वो 40% 20% जो है उनको मिनिमम उसका रेट रखे और 10% पे लेके आए। ठीक है। ठीक जी। इसके बाद आपके टायर ट्यूब्स हैं, लोकल तो बनते हैं पाकिस्तान में ना, उनका वो मेयार है ना, वो आपकी जो ना वो डिमांड पूरी कर सकते हैं, उनके इतनी प्रोडक्शन नहीं है। आप टायर ट्यूब जो ना ये स्मगलिंग में आ रहे हैं, आप इसकी ड्यूटी जो ना उसको कम करें। ठीक, जो स्मगलिंग है वो बंद हो जाए, रेट कम होने से ऑब्वियसली उसका फर्क पड़ेगा कुछ। स्मगलिंग को हमें जो ना जी बंद करना है। अगर आप स्मगलिंग बंद नहीं अगर करते आरटी तो को कम करके उसको खत्म कर सकते हैं हम। सर, आप टैक्स रेशो जब कम करेंगे तो जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि स्मगलर जो है उसका एक कंटेनर के ऊपर 14-15 लाख रुपए खर्च होता है। जी जी। अगर हम लोग फिक्स टैक्स लगा दें ना फिक्स करें, जी जी। हम लोग अपने टैक्स का निज़ाम इस तरह बनाएं कि वो अगर वो टैक्स 20 लाख रुपए तक भी चला जाएगा ना जी जी। तो लोग रेगुलाइज हो जाएंगे, लोग इंपोर्ट की तरफ आ जाएंगे, स्मगलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। जी जी। आप 50 कंटेनर भी स्मगल करा के ले आए ना, आपको 2 भी पकड़े जाएंगे तो आपकी सारी इनकम खत्म हो जाएगी उसमें। हम लोग उनको हमेशा यही सबक देते हैं कि यार आप लीगल रास्ते पे आओ, चाहे आपका प्रॉफिट कम भी है ना, थोड़ा थोड़ा खा लें, सही खा लें, कल आपका गिरेबान को नहीं पकड़ेगा। जी जी। ठीक है। अब हर वक्त जो आप चोरों की तरह डर डर के अंदर भाग रहे होते हो, जब आप लीगल इंपोर्ट की तरफ आएंगे आप सीना तान के मार्केट में माल बेच सकते हो, चोरों की तरह आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बेहतरी भी बेहतरी भी आएगी, मुल्क तरक्की करेगा, जहाँ की आवाम तरक्की करेगी, लेबर जो ना उनको रिजक मिलेगा, 100 लोगों को ट्रांसपोर्टों को रिजक मिलेगा। ठीक है। इस एक इंडस्ट्री जब बनती है ना सर, उसके साथ कई खानदान वाबस्ता होते हैं, उसमें पतरी वाला है, लेबर है, ट्रक वाला है, डॉक्टर्स है, डिस्पेंसरी है, मेडिकल स्टोर है, शॉपकीपर है, बहुत सारी दुनिया उसके साथ चल रही होती है। जी जी। तो सही कह रहे हैं आप। जब तक आप टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, मिनिमम टैक्सेशन नहीं लेके आएंगे, जी जी, तब तक जो ना हम लोग जो गोल सोच रहे हैं, जो टारगेट सोच रहे हैं, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अहमद कदीर साहब, जिस तरह तामीराती शोबे को एमनेस्टी दी है, बजट भी आने वाला, आप क्या समझते हैं, और सेक्टर की तरफ भी कोई एमनेस्टी की तरफ हुकूमत को आना चाहिए, क्या प्रपोजल है आपके साथ? देखिए, मेरा ज़रा थोड़ा सा अभी पिछली बात से भी थोड़ा सा शायद मेरा इख्तलाफ है जी जी। इस हवाले से कि जी स्मगलिंग को रोकना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती, इसकी वजह से ही सारी खराबियां हैं। जी जी। और दूसरी बात जो हम करते हैं ना कि जी इंपोर्ट के अंदर ये ड्यूटीज़ और ये वो सारा कुछ, मतलब आरडी की अभी बात की अभी इन्होंने जी। देखिए, हमें जहाँ पर इन सारी चीज़ों को सोचना है, उसके साथ साथ एक बात और भी सोचनी है जी जी, कि आखिर क्या वजह है कि हम लोग ये खुद क्यों नहीं जनरेट कर रहे, हम क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से हम नहीं बना रहे। क्या देखें, आपके पास सारा डाटा अवेलेबल होता है, सारा डाटा अवेलेबल होता है कि कौन सी चीज़ कितनी तादाद में इंपोर्ट हो रही है। आप उसके ऊपर थिंक टैंक बिठाएं, गवर्नमेंट को चाहिए ना, जी जी, थिंक टैंक बिठाएं, उसके अंदर देखें कि क्या चीज़ों की हमारे माशरे में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और किस लेवल की चीज़ें बन रही हैं, उसके बारे में कोई इंडस्ट्रीज़ या कोई ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों को क्यों नहीं प्रमोट करते, इन चीज़ों के ऊपर रिबेट जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको रिबेट दें। जी जी, इंस्टेड ऑफ दिस के हम इसी चीज़ पर हैं कि जी हमने इंपोर्ट ही करनी है। आज ये इन्हीं चीज़ों की वजह से, सस्ती इंपोर्ट होने की वजह से और सस्ती चीज़ों की वजह से हमारी सारी जो लोकल इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी बैठ गई। बिल्कुल ठीक है, लोगों का माइंड जाता ही नहीं है अपनी चीज़ें खरीदने की तरफ। अब ये कोरोना की वजह से बंद हुआ तो आप यकीन जाने कि लोगों के जो पुराने जो अपना बड़े हुए थे स्टॉक में चीज़ें, ये वो लोगों ने पता नहीं कितनी करोड़ दुआएं दी कि जी शुक्र है हमारे भी कोई कारोबार चले, लोगों की इंडस्ट्री कुछ थोड़ा बहुत जो भी जिस तरह से भी अपने अपने लेवल पे जो लोग काम कर सकते हैं वो। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें, ये फॉर द टाइम बिंग तो ये चीज़ें ठीक है कि इनके ऊपर भी बर्डन नहीं होना चाहिए। किसी बंदे को ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने माल किसी जगह पे मैंने बुक कराया तो मैंने बुक कराया $110 डॉलर भी बढ़ गया, ऊपर से ड्यूटी भी बढ़ गई, मैं तो
मतलब जी, अपनी गया बचत ना, भी गई जी, अपनी ऐसी सर चीजें मेहनत नहीं भी होनी जाएगी। चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। जी जी ये बंदे को, उसको जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसको सिक्योर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरी गवर्नमेंट मेरे साथ गलत नहीं करने लगी है। जी जी हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी रखना चाहिए कि अब इतनी तादाद में सारी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं तो हम खुद क्यों नहीं इस काबिल बन जाते। जी जी हमें इस तरफ थोड़ा ध्यान देना है, हमें अपनी इंडस्ट्रीज को, हमें इसको प्रमोट करना है। मैंने तो एक पिछले प्रोग्राम में भी आपको एक सजेशन दी थी कि हमें जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी सारा कुछ है, शहरों के बाहर एक ऐसी इंडस्ट्री सबसे एप्लीकेशन ले लेनी चाहिए कि कौन कौन बंदा किस किस काबिल है, क्या क्या किसके पास जी जी क्वालिफिकेशन है, सबको लेके शहर से बाहर इंडस्ट्रीज जो जोन है वो बना लेने चाहिए, उसके अंदर सबको, और प्रायोरिटी उन लोगों को देनी चाहिए जो उस एरियाज के लोग हैं, वो वहां पे आए, उनको जो है वो काम करें, अपना आउटपुट दें। उनको आप यकीन जाने कि खाली कमीशन बेस पे भी रख लेंगे ना तो वो लोग काम करेंगे आपके लिए। बिल्कुल सही। जो मौजूदा टैक्स पेयर है उनको सहूलियत देंगे तो वो पहले से भी ज्यादा आपसे खुश होकर टैक्स देंगे। मैडम, प्रोग्राम का टाइम कम है, हर दफा ये कहा जाता है IMF की डायरेक्शन पे बजट पेश किया जाएगा, उनके शराइत पर बजट पेश किया जाएगा, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से आजकल हालात बहुत खराब है। ये बजट है जो ये भी उनकी डायरेक्शन पे होगा या हुकूमत की पार्लियामेंट कमेटी खुद इसको पेश करेगी? डायरेक्शंस तो IMF कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो तो अपनी देगा ही, लेकिन इस दफा हमें एक थोड़ा सा एडवांटेज है। जी जी यकीनन वबा की बहुत तबाहकारियां होती हैं, लेकिन उसके कुछ फायदे भी हो जाते हैं, जिसमें एक फायदा हमें ये है कि हमें रिलीफ इस दफा ये मिला है कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया। अब वो पैसे जो हम बचाएंगे उससे हम बहुत सारी जैसे ये कह रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को दोबारा उठा सकते हैं, यकीनन उठा सकते हैं। इसी तरह मैं मजीद एक प्रपोजल ये भी समझती हूँ, क्योंकि हर बजट में पेंशन या जो है सैलरीज वो बढ़ाई जाती है। जी जी देखिए, ये वो वक्त नहीं है, हमें कोई बहुत ऐशी का वक्त नहीं देखना है। इस वक्त तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट होगी जो जिसको हमें कहीं खपाना है। तो वो लोग जिनको अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जिनकी ही तनख्वाहें हैं और जिनकी पेंशन्स को आप बढ़ाते हैं, उससे ये होता है कि एक शख्स के पास ज्यादा खर्च करने के लिए पैसे होते हैं, एक शख्स के पास कुछ भी नहीं होता। बजाय इसके कि आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, आप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इस वक्त किसी के हालात भी ऐसे नहीं होंगे कि वो अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाहें बढ़ा सके। तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट तनख्वाहें बढ़ाए, उसको चाहिए कि इस पे ये सब्सिडीज में वो पैसा जो बचेगा वो सब्सिडीज दे दें फूड आइटम्स पे, किसी भी चीज पे, कि जिसपे लोगों की लिविंग आसान हो सके। सेकेंडली, अनएम्प्लॉयमेंट चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगी इसके बाद, तो यही पैसा जो है गवर्नमेंट जैसे डैम जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि आपके पास किस किस लोकल एरियाज में कौन कौन से लोग हैं, तो आप उनको वहां लगाएं और उनको इसी पैसे से उनको सैलरी पे करें, तो लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकेंगे। ये वो फारिग वक्त है जिस वक्त दुनिया आपके ऊपर ही नहीं सवार होगी, क्योंकि आप उनके लिए क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं वो ये देखने के बजाय अपनी तरफ है। तो इस वक्त आप अपने मुल्क के वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रिलियंस के करीब चले जाते हैं वो पैसे जो आप सर्वेंट्स की ये तनख्वाहों में और पेंशन्स में दे देते हैं। तो ट्रिलियन में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कम से कम बहुत लोगों को छोटी छोटी भी किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे जा सकता है, बिजनेस एक्टिविटी को भी फरोग दिया जा सकता है। मैडम, आपको बहुत शुक्रिया, अमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, सजा साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट ने आज बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की बजट के हवाले से। हुकूमत ऐसे प्रोजेक्ट का आगाज करे जो बेरोजगारी वो भी खत्म हो और बिजनेस एक्टिविटी भी चले और टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।